जय हिंद दोस्तों। ज्ञान नीडू में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे थे और उसमें हम लोग नवीन राज्यों का उदय देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। मैसूर देख लिया था, बंगाल देखा था, और क्या देखा था? मैसूर, बंगाल। आज हम लोग देखते हैं मराठा देखते हैं। ठीक है, बताइएगा कमेंट में कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों ने भी देख लिया है नवीन राज्यों के उदय में। ठीक है, तो हम लोग आज मराठा स्टार्ट करेंगे। मराठा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको कवर कीजिएगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए देखिए, मराठा जो था, मराठा साम्राज्य का अगर हम क्षेत्र देखेंगे तो वो आपका मराठा है ना, महाराष्ट्र, वो एरिया और उसके आसपास का एरिया है, वो मराठा क्षेत्र में आता था। तो सबसे पहले इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी थे, ठीक है। और शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था, शिवनेर के किला में हुआ था। आखिर शिवाजी का नाम शिवाजी क्यों पड़ा? क्योंकि जिस किले में इनका जन्म हुआ था वहाँ शिवनेरी माँ का एक मंदिर था। ठीक है, तो उसी शिवनेरी माँ के नाम पर इनकी माँ जीजाबाई ने इनका नाम रखा शिवाजी। जैसे पिता इनके शाहजी भोसले थे और माता का नाम जैसे हमने आपको बताया अभी जीजाबाई थी। ठीक है, शाहजी भोसले जो थे उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली और अपनी जो पहली पत्नी थी जीजाबाई को उन्होंने छोड़ दिया। तो शिवाजी का जो जितना मतलब भरण पोषण, पालन पोषण जो भी था वो उनकी माता जीजाबाई पर आ गया और उनकी माता ने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण किया और उन्हें एक योग्य शासक के रूप में भी परिणत किया। हालांकि उनके अगर राजनीतिक गुरु की बात किया जाए कि उनके राजनीतिक गुरु कौन थे जिनसे उन्होंने युद्ध कला, कूटनीतिकता, ये सारी चीज़ें सीखी, तो उनका नाम था दादा कौंडदेव जी। दादाजी कौंडदेव, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी महाराज जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा दादाजी कौंडदेव, दादाजी कौंडदेव। और एक और उनके गुरु थे, धार्मिक गुरु भी थे। तो धार्मिक गुरु का क्या नाम था? धार्मिक गुरु का नाम था रामदास। क्या था? रामदास। देखिए, शिवाजी जो थे ना, एक योग्य राजा थे, योग्य राजा थे। और उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पे उन्होंने अपने क्षेत्र का जो है आपका दक्षिण पश्चिम से लेकर के जो आपका महाराष्ट्र वाला एरिया था वहाँ से उन्होंने लेकर के दक्षिण भारत तक उन्होंने अपना अभियान किया और वहाँ तक उन्होंने अपने कंट्रोल में कुछ राज्य लिए, या यहाँ तक कि उन्होंने दक्षिण भारत का राजधानी भी बनाया था। हम बताएंगे आपको अभी आगे कि कौन सा वो जगह था जिसको उन्होंने दक्षिण भारत का राजधानी बनाया था। तो शिवाजी का प्रथम अगर अभियान देखा जाए कि शिवाजी का पहला अभियान कौन था, तो वो था आपका बीजापुर का अभियान। कौन सा अभियान था? बीजापुर का अभियान। बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि शिवाजी का प्रथम अभियान कौन सा था? तो बीजापुर का अभियान था। ठीक है, बीजापुर का अभियान था। बीजापुर में जब इन्होंने अभियान किया तो क्या हुआ कि आदिल शाह ने क्या किया कि इनके जो पिताजी थे शाहजी भोसले, शाहजी भोसले को आदिल शाह ने क्या किया? बंदी बना लिया। शाहजी को क्या किया? इनके शाहजी को क्या किया गया कि बंदी बना लिया गया। शिवाजी जो थे कूटनीतिकता में वो बहुत ही निपुण थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया? मुगलों से
सांठगांठ कर लिया। अब इसके डर से क्या हुआ, बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह डर से ही शाहजी भोसले को छोड़ दिया। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि शिवाजी के द्वारा जीता गया, देखिए अभियान बोलेगा तो बीजापुर का अभियान होगा, बीजापुर का प्रथम अभियान था उसका, लेकिन फिर बोल रहा है कि प्रथम शिवाजी का प्रथम विजय कौन सा था, तो वो तोरण का किला था। सर्वप्रथम शिवाजी ने तोरण के किले को जीता था 1646 में। ठीक है, तोरण के किले को 1646 में, याद रखिएगा तोरण का ही किला था। बहुत जगह सिंहगढ़ का किला दिया हुआ है, लेकिन तोरण का किला ही सही हुआ, क्योंकि सिंहगढ़ का किला उन्होंने 47 में जीता था। पुरंदर का किला जो था उन्होंने 1654 में जीता। ठीक है। अब शिवाजी का जो है ना विस्तार होते जा रहा था, और शिवाजी के इस क्षेत्र विस्तार से जो आसपास के क्षेत्र थे, मुगल से बीजापुर था, वो मतलब इनको रोकने का प्रयास कर रहे थे कि इनके इस क्षेत्र विस्तार को कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। तो होता क्या है सॉरी दोस्तों, तो होता क्या है कि बीजापुर का जो सुल्तान था 1659 में अपना जो सेनापति उसका था अफजल खां, उसको शिवाजी के विरुद्ध भेजता है कि तुम शिवाजी को खत्म कर दो। ठीक है। तो होता क्या है कि उसने एक स्टेटमेंट दिया था, मतलब उसने एक बात, उसने भरी दरबार में, बीजापुर के भरी दरबार में उसने एक बात बोला था कि अपने घोड़े से, ये बोल रहा है कौन, ये बोल रहे हैं आपके अफजल खां, जिसको शिवाजी के विरुद्ध भेजा जा रहा है, या शिवाजी को मारने के लिए भेजा जा रहा है, या शिवाजी को अरेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है। तो वो थे अफजल खां, बोल रहे हैं कि अपने घोड़े से बिना उतरे ही, मतलब अपने घोड़े से बिना उतरे ही उस पहाड़ी चूहिया को बंदी बना लेंगे। अफजल खां बोल रहा है कि बिना घोड़े से उतरे हम शिवाजी को बंदी बना लेंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि अफजल खां ने क्या किया कि सबसे पहले अफजल खां प्रस्ताव, मतलब एक संधि प्रस्ताव भेजता है शिवाजी को कि आप दरबार में जो है ना आप पेश हो जाइए। ठीक है, दरबार में आप पेश हो जाइए, नहीं तो आपको जो हम ना मुक्त कर देंगे, आपको हम मुक्त कर देंगे। मतलब संधि तो करना चाह रहा है मगर धमकी भी दे रहा है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे थोड़े उनका नाम पड़ा। वो मिलने पे उन्होंने बोला कि ठीक है आपसे हम मुलाकात करेंगे। अफजल खां से मुलाकात करने के लिए शिवाजी तैयार हो गए। अफजल खां को लगा कि शिवाजी निहत्थे आएंगे, और शिवाजी ने क्या किया था कि जहाँ मिलने का जो मिलने का जगह था उस जगह में उन्होंने क्या किया, पहले से ही अपने जो अंगरक्षक थे उनको लाके छिपा दिया। ठीक है, अंगरक्षक लाके छिपा दिया, और जो अपना अंग कवच होता है शिवाजी ने वो अंदर से पहन के, ऊपर से शॉल से पूरे शरीर को ढक करके अफजल खां से मिलने गए। और शिवाजी पूर्ण रूप से तैयार होके गए थे, क्योंकि शिवाजी को पता था कि अफजल खां जो है ना धोखेबाज आदमी है। उनको ये पता था कि वो धोखा करेगा मेरे साथ। और जैसे ही अफजल खां को भी लगा कि ये अकेले आया हुआ है, और अफजल खां सोचा कि शिवाजी को हम अपने बाहों में जकड़ करके जो है ना मार देंगे। भाई छत्रपति शिवाजी थे वो। उन्होंने क्या किया, अपना हथियार निकाला, उसको क्या बोलते हैं, बघनक कुछ बोला जाता है, वो निकाले और अफजल खां की हत्या कर दी। और जो आसपास में जो आपके अफजल खां का जो सेनापति लोग आए थे, जो सेना थे साथ में उसके, उन पे जो थे शिवाजी के सेना लोग आक्रमण कर दिए, और वो लोग भी भाग खड़े हुए। तो अफजल खां का तो यहाँ लीला समाप्त हो गया। और जब इसको अंत करने के बाद शिवाजी
को और जो है ना और जो है उनका क्षेत्र विस्तार को जो है ना उनका मनोबल और बढ़ने लगा। उनको पता चल रहा था कि आखिर है भी, क्योंकि वो पहाड़ के जो है ना मराठा जो है ना पूरा पहाड़ पे ही वो बसा हुआ क्षेत्र है, और उनको पता था कि पहाड़ी एरिया में कैसे युद्ध किया जाता है। हालांकि गोरिल्ला युद्ध पद्धति एक थी जो शिवाजी का ही देन था। गोरिल्ला युद्ध पद्धति में होता क्या था कि छिप के वार किया जाता था, जंगलों में पहाड़ों में वो छिप जाते थे और एकाएक आक्रमण कर देते थे, फिर दुश्मन को संभलने का मौका कहाँ मिलता था। तो ये हुआ आपका, ठीक है। अब औरंगजेब जो था, जो मुगल बादशाह औरंगजेब था, औरंगजेब को भी ये खतरा सता रहा था कि शिवाजी की शक्ति जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो शिवाजी ने क्या किया, दक्षिण भारत में उसका मामा था शाइस्ता खां, ठीक है, दक्षिण भारत में उसका मामा था शाइस्ता खां। उसने शाइस्ता खां को क्या बोला, बुलाया, और बुला करके उसने बोला शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा, ठीक, शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। शाइस्ता खां शिवाजी का दमन करने के लिए जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि रात्रि के समय में वो विश्राम कर रहा था। शिवाजी को पहले से ही पता था कि शाइस्ता खां जो है ना मुझे समाप्त करने आया है। तो छत्रपति शिवाजी क्या करते हैं, 400 का एक 400 का जो है ना बारात, मतलब बारात की तरह मतलब बनाते हैं कि सारे लोग बाराती हैं और शिवाजी दूल्हा बन करके ये लोग चलते हैं, और एकाएक क्या करते हैं, हमला कर देते हैं हमला कर देते हैं। शाइस्ता खान जो था ना उठ करके एकाएक भागता है। तब तक शिवाजी का जो है ना तलवार चल चुका था, और शाइस्ता खां का जो है ना एक अंगूठा कट चुका था। शाइस्ता खां तो भाग गया, शाइस्ता खां भाग गया डर करके। अब औरंगजेब ने क्या किया कि शाइस्ता खां को आपका दक्षिण भारत की सूबेदारी से हटा करके बंगाल प्रांत में उसको स्थानांतरित कर दिया। ये तो आपका 63 तक की घटना हो चुकी थी। 1663 में शाइस्ता खां ने उस पर आक्रमण किया था, और अफजल खां 1659 में किया था। अब क्या हुआ कि शिवाजी ने क्या किया, 1664 में सूरत को लूट लिया, और सूरत को लूटा उसने, बहुत सारा पैसा लूटा। और देखिए शिवाजी को पता था, उन्होंने ब्रिटिश और डच कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है, उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सूरत को लूटने के बाद औरंगजेब ने फिर से शिवाजी का दमन करने का प्रयास किया, और उसने इस प्रयास में आमेर के राजा, ठीक है, याद रखिएगा, आमेर के राजा जय सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं आप लोग को। आमेर के राजा जय सिंह को जो है ना भेजा। जय सिंह जाता है शिवाजी के पास, और शिवाजी को वो आत्मसमर्पण करने पे मजबूर भी कर देता है, आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देता है। और होता है कि अब होती है पुरंदर की संधि, ठीक है, पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को होती है शिवाजी और जयसिंह के बीच। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, याद रखिएगा, पुरंदर की संधि 22 जून 1665 में शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य होता है। और इस जब ये संधि होती है तो क्या क्या इस संधि में होता है वो भी जान लीजिए। शिवाजी के पास जो है ना 35 किले थे, जिसमें से 23 उनको मुगलों को देना पड़ा, और 12 वो अपने अधिकार क्षेत्र में रखे थे। तो ये पहली शर्त था कि किलों को 23 किला जो है मुगलों को देना पड़ गया उनको। अब जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी को 5000 का मनसब पे उन्होंने मुगल दरबार में भेज दिया कि 5000 का मनसब है, तो वो उसमें भी तैयार हो गए। शिवाजी ने और क्या किया कि जब शिवाजी के साथ ये हुआ कि अगर बीजापुर के साथ अगर मुगलों का अगर विद्रोह होता है या कुछ होता है तो मुगल का सहयोग देंगे, उस पर भी शिवाजी जो है राजी हो जाते हैं। अब जयसिंह क्या बोलता है कि कभी आइए, औरंगजेब मुगल बादशाह आपको याद किए हैं। शिवाजी को भी लगता है कि संधि तो हो ही गई है, चला जाए। और शिवाजी औरंगजेब जो थे मुगल बादशाह, उनके दरबार में जाते हैं।
और देखिए छत्रपति शिवाजी के साथ इतना बड़ा धोखेबाजी लोग कर किया जाता है वहाँ पर कि औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी को 5,000 का जो मनसबदारी का लाइन होता है ना, उसमें शिवाजी को खड़ा करवा दिया। आप सोचिए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और उनको इस लाइन में कतार में खड़ा कर दिया गया कि 5,000, मतलब उनका ये हुआ कि औरंगजेब शिवाजी को 5,000 का मनसबदार ही समझ रहा था कि 5,000 का वो मनसबदारी है। शिवाजी को बहुत ही बुरा लगा, उन्होंने जय सिंह को भी बुरा भला कहा और इस वजह से शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है। और शिवाजी को बंदी बना के जयपुरी जो महल था, जयपुरी महल आगरा में है, जयपुरी महल आगरा में है, और उनको कैद कर दिया जाता है। ठीक है, कैद कर लिया गया 1666 में। अब शिवाजी क्या करते हैं कि शिवाजी बीमारी का एक बहाना बनाते हैं कि उनको बीमारी हो गया है, तो वो क्या करेंगे कि प्रतिदिन मिठाई, जैसे कि मिठाई वगैरह है वो गरीबों में दान करवाएंगे। तो जेल में क्या होता था कि बड़े बड़े डलिया, समझते हैं ना, बड़े बड़े डलिया में क्या होता था कि मीठा भर भर के आता था और शिवाजी उसको छूते थे और फिर वो बाहर में जाकर के गरीबों में वितरित होता था। और इसी दौरान कि उनका एक भाई भी था, हमशक्ल भाई, एक बार उसी को उस दौरा में बैठा करके बुलाया जाता है, आता है और शिवाजी उसको अपने स्थान पे रिप्लेस करते हैं और फिर वहाँ से वो भाग जाते हैं। उसके बाद होती है, शिवाजी दक्षिण भारत पहुँचते हैं और वहाँ था औरंगजेब का बेटा मुअज्जम जो था वहाँ था, और मुअज्जम और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है, गजब की संधि नाम है। ठीक है, हम बोल नहीं रहे हैं, ये नाम है गजब की संधि, याद रखिए, गजब की संधि नाम है, 1668 में होती है। और औरंगजेब जो है शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान कर देता है। औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो याद रखिएगा औरंगजेब ने राजा की उपाधि दिया था। हालांकि अब शिवाजी क्या करते हैं, सूरत को दूसरी बार भी लूटते हैं 1670 में, और एक बार और लूटते हैं, मतलब तीसरी बार भी लूटते हैं 1672 में। तो सूरत को कितनी बार लूटा गया, सूरत को 3 बार लूटा गया, 1664 में, 1670 में और 1672 में। अब शिवाजी क्या होता है, शिवाजी जो है ना, शिवाजी हिंदू पातशाही पद को मतलब प्रमोट करना चाह रहे थे, तो उनको ये फील हुआ कि बिना राज्याभिषेक से ये संभव नहीं है। तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया 1674 में, और राज्याभिषेक के समय जो विशेष पंडित आए थे वो काशी के अपने थे, काशी के विद्वान थे, श्री गंगा भट्ट से उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। ठीक है, राज्याभिषेक के बाद उन्होंने 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की, और श्री शिवाजी छत्रपति के उत्कीर्ण मतलब होता है लिखावट, सिक्के पे जो है सोना और तांबे का उन्होंने सिक्का जारी करवाया था जिसमें श्री शिवाजी छत्रपति लिखा हुआ था। फिर उन्होंने रायगढ़ को ही अपनी राजधानी बनाया। ठीक, अब होता क्या है कि 1674 में जब उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया तो 1674 में ही जो है उनकी माता जो थी जीजाबाई, जिन पे उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव था, उनका देहांत हो गया और शिवाजी ने पुनः दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी का जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अंतिम अभियान था कर्नाटक का अभियान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी का सबसे अंतिम अभियान कौन सा था, तो कर्नाटक का अभियान 1678 में, और ये शिवाजी के जीवन का सबसे बड़ा अभियान था। ठीक है, इस अभियान जो था कर्नाटक के अभियान के ही अंतर्गत शिवाजी ने क्या किया, बेल्लोर, तंजौर, जिंजी प्रमुख किले थे, इन प्रमुख किले इसी में थे, और जिनमें से जिंजी का जो किला था 1678 में, और ये अंतिम विजय था शिवाजी महाराज का, ये अंतिम विजय था जिंजी का किला, और जिंजी को ही दक्षिण भारत में अपना पहला राजधानी बनाया था। तो हमने क्या बताया था आपको कि दक्षिण भारत में शिवाजी ने अपना राजधानी बनाया था, तो जिंजी का किला था। शिवाजी की मृत्यु अब 1680 में हो गई, शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई, और
उनमें से उनकी कई पत्नियां थीं, उनमें से एक पत्नी का नाम था पुतलीबाई, जो कि सती हो गई थी। मतलब सती का मतलब है कि उनके चिता के साथ ही उनको भी जलाया गया था। अब हम शिवाजी के प्रशासन को देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रशासन है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। शिवाजी का शासन क्षेत्र में अष्टप्रधान परिषद की शुरुआत हुई। शिवाजी ने क्या किया था? अष्टप्रधान का यहाँ मतलब था 8 मंत्री थे। 8 मंत्री थे अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान की शुरुआत किसने किया था? शिवाजी ने किया था। देखिए उसमें 8 मंत्री होते थे, ठीक है। पेशवा जो था वो सबसे प्रमुख मंत्री होता था, जिसको जो शिवाजी के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था मराठा साम्राज्य में तो वो था पेशवा, ठीक, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री या भी कहते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद था अमात्य, जिसे हम लोग वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री बोल सकते हैं। जैसे आज निर्मला सीतारमण जी है ना, उसी प्रकार से वो अमात्य उस समय राजस्व मंत्री होते थे। एक था वाक्यान्वीस मंत्री, इसका काम था गुप्तचर, सुरक्षा, दैनिक कार्य देखना, ये सारा इसका काम था। तो ये एक तरह का गृह मंत्रालय था। आज का गृह मंत्रालय जैसे हम लोग देखते हैं ना, उस समय का वाक्यान्वीस गृह मंत्रालय था। एक सुमंत या दवीर है, ये विदेश मंत्रालय पद था। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया कि सुमंत जो था वो किस प्रकार का मंत्रालय था, तो विदेश मंत्रालय था। एक है चिटनिज मंत्रालय था, पत्राचार विभाग, मतलब कहीं भी लेटर लिखना है पत्राचार के माध्यम से, क्योंकि उसमें तो टेलीफोन थे नहीं, तो पत्राचार के माध्यम से ही ये कार्य होता था। फिर एक पद था सेनापति, सेना का प्रधान होता था। पंडित राव जो था, तो शिवाजी के बाद अगर कोई धार्मिक मामले पे जो मुख्य सलाहकार कोई था तो पंडित राव ही होता था। एक न्यायाधीश पद है जो राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश का पद था। देखिए ये सारे पद जो थे शिवाजी के नीचे ही थे, शिवाजी से ऊपर कोई नहीं था। ये नहीं कि शिवाजी के ऊपर ये थे, ये शिवाजी के ही अंदर काम करते थे। अब अष्टप्रधान हमने आपको बताया, तो एक याद रखिएगा कि अष्टदिग्गज भी पूछता है कि अष्टदिग्गज की शुरुआत किसने की थी, तो ये कृष्णदेव राय ने किए थे। और अष्टदिग्गज क्या था कि 8 तेलुगु कवियों का समूह था, और अष्टप्रधान में क्या था कि 8 मंत्रियों का समूह था। अष्टप्रधान शिवाजी ने शुरू किया और अष्टदिग्गज जो था वो कृष्णदेव राय ने शुरू किया था। छत्रपति शिवाजी अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया था, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी पश्चिमी प्रांत और दक्षिणी पूर्वी प्रांत। शिवाजी के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। शिवाजी द्वारा जो है ना कुछ कर लगाए गए थे, उसमें 2 कर सबसे महत्वपूर्ण है, चौथ कर और सरदेशमुखी कर। चौथ कर क्या था कि जैसे मराठा क्षेत्र को छोड़ दीजिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बीजापुर, अगर बीजापुर को वो क्षेत्र को अगर जीत लेते हैं तो वहाँ उनको चौथ देना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को चौथ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि अब मराठा आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, तो इसीलिए उनके उपज का 1/4 भाग चौथ में देना पड़ता था। तो हम ये विजित क्षेत्र से लेते थे, और अगर शिवाजी को अगर अपने क्षेत्र में लेना होता था तो उसको हम लोग सरदेशमुखी बोलते थे। सरदेशमुखी जो था वो अपने क्षेत्र से ही लिया जाता था, सरदेशमुखी। और ये वो इसलिए लेते थे कि आप अपने लोगों की हितों की रक्षा करते हैं, तो उसके बदले में हमको कुछ एवज चाहिए, क्योंकि कोई भी राज्य चलाने के लिए पैसे की तो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि आपका सेना है, ये सारी चीज़ों पे तो खर्च हो रही है। तो सरदेशमुखी जो था 1/10 था, तो याद रखिएगा सरदेशमुखी और चौथ। सरदेशमुखी आपका 1/10 था और चौथ 1/4 था। देखिए जैसे हम आपको पहले भी बताया कि शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किया था, ठीक। शिवाजी का उत्तराधिकारी हम देख लेते हैं, क्योंकि शिवाजी 1680 में मर गए और उनके बाद उनका जो उत्तराधिकारी था वो हम देखेंगे। देखिए शिवाजी ने अपना उत्तराधिकार राजा राम को घोषित किया था, राजा राम को, ठीक है। शिवाजी ने अपना उत्तराधिकारी राजा राम को घोषित किया, लेकिन होता क्या है कि संभाजी जो थे वो उन्हीं के पुत्र थे। संभाजी ने आक्रमण कर राजा राम एवं उसकी माता जो थी सोयराबाई को क्या किया, बंदी बना लिया और गद्दी पर सिंहासनारूढ़ हो गए। तो हम संभाजी को देख लेते हैं। संभाजी 1680 से 1689
तक वो रहे। 1680 में उन्होंने गद्दी प्राप्त किया और 1681 में उन्होंने राज्याभिषेक करवाया। 1 साल के बाद उन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। संभाजी जो थे अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? रायगढ़ में बनाए थे, रायगढ़ में। और अष्टप्रधान जो शिवाजी बनाए थे, अष्टप्रधान जो शिवाजी बनाए थे, उसको समाप्त किसने किया? तो संभाजी ने उसको समाप्त करवा दिया। और एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि अकबर द्वितीय की को किसने संरक्षण दिया था? तो मराठा शासक संभाजी ने उसको संरक्षण दिया था। और जिस कारण औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय। औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर द्वितीय था और उसने विद्रोह कर दिया था और संभाजी ने उसको संरक्षण दिया था। तो औरंगजेब ने क्या किया? संभाजी को मृत्यु दंड दे दिया। अब संभाजी जब मृत्यु हो जाती है तो फिर से राजा राम क्या होते हैं? क्योंकि संभाजी के जो पुत्र थे साहू जी वो अल्पवयस्क थे, तो उनके स्थान पे राजा राम जो है राजा बनते हैं। राजा राम 1689 से 1700 तक राजा बनते हैं। उन्होंने अपनी राजधानी जो है सतारा को बनाया था। राजा राम ने क्या किया? सतारा को राजधानी बनाया। ठीक है। अब जो राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई शिवाजी द्वितीय की वो संरक्षिका थी। अपने अल्पसंख्यक पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका थी। अभी हम देखेंगे नीचे में ये चीज़ आपको। और राजा राम ने एक नया पद बनाया था, प्रतिनिधि। याद रखिएगा, प्रतिनिधि एक नया पद था, राजा राम ने बनाया था। और पेशवा जो हम बताए थे कि सबसे महत्वपूर्ण पद था राजा के बाद, शिवाजी के बाद कोई अगर महत्वपूर्ण पद था तो वो पेशवा था। और पेशवा के बाद दूसरा अगर कोई महत्वपूर्ण पद था तो वो था प्रतिनिधि पद, जिसको राजा राम ने बनाया था। राजा राम की मृत्यु 1700 में हो जाती है। फिर उनके स्थान पे जो उनका पुत्र था शिवाजी द्वितीय वो राजा बनते। वो अल्पवयस्क थे, तो उनकी जो माता ताराबाई थी वो उनकी संरक्षिका बनी थी। ठीक है। 1700 में एक घटना घटता है कि औरंगजेब जो थे 3 मार्च 1700 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू को क्या किया जाता है? कैद से मुक्त किया जाता है, क्योंकि औरंगजेब के जो पुत्र थे वो उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? शाहू को कैद से मुक्त कर दिया। जब शाहू कैद से मुक्त हुआ तो वो सबसे पहले सतारा पहुंचता है और ताराबाई से उसका युद्ध होता है। और युद्ध का नाम है खेड़ा का युद्ध। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि खेड़ा का युद्ध जो है कब हुआ था? 1707 में हुआ था और साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था। साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ। और साहू जो है बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से साहू जी जो है वो खेड़ा के युद्ध में विजयी होता है और वो राजा के पद पर सिंहासनारूढ़ होता है। साहू 1708 से लेकर 1749 तक राजा रहता है। फिर हम देख लेते हैं, खेड़ा के युद्ध में विजय के बाद राजा बना और साहू ने अपनी राजधानी फिर वही सतारा को बनाया। तो यहाँ पर क्या होता है? साहू ने एक नया पद बनाया था, सेना करते। हमने बताया कि राजा राम ने एक नया पद बनाया था, प्रतिनिधि पद। अब साहू भी एक नया पद बनाया है, सेना करते पद। और सेना करते जो पद था इस पर नियुक्त होने वाला पहला कौन था? पहला व्यक्ति तो बालाजी विश्वनाथ था। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ था। साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। ठीक। और पेशवा बनते ही क्या हुआ? पेशवा पद वंशानुगत हो गया। पेशवा पद जो था यहाँ से वंशानुगत हो गया। अब जो था मराठा पर जो था, जो इंटरनल जो आंतरिक जो प्रभाव था वो बालाजी विश्वनाथ का था। साहू जो थे नाम मात्र राजा रह गए थे। ठीक है। उसके बाद एक संगोला की संधि होती है, राजा राम द्वितीय एवं बालाजी बाजीराव। ये बालाजी बाजीराव जो हैं वो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हैं। ठीक है। बालाजी बाजीराव के बीच एक संधि होती है, संगोला की संधि। और इस संधि के बाद
पेशवा जो थे मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान बन जाता है 1750 में। संगोला की संधि कब हुई थी? 1750 में। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 हुआ मराठा का। हम पार्ट 2 आप लोग को कल वीडियो अपलोड कर देंगे पार्ट 2 का। ठीक है, फिर मराठा मेरा ख़त्म हो जाएगा। फिर कुछ बचे हुए रह गए हैं, जैसे अवध थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हम मिसलेनियस टाइप का बना देंगे आपको। ठीक है, फिर हमारा नवीन राज्य खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो हम देखेंगे ब्रिटिश क्या बोलते हैं, ब्रिटिश का जो आर्थिक नीति था वो हम देखेंगे आप। थैंक यू दोस्तों।